ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एक तरफ से करना। तो पहले मैं वो टॉपिक के क्वेश्चन लूँगा जो हमने रिसेंटली टॉपिक फिनिश किए हैं। जैसे कि हमने फिनिश किया था इससे पहले आपका परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी से रिलेटेड जो भी लॉज़ हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन्स लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो दिख रहा है आपको वो है calculate the temperature in Kelvin at which a perfectly black body radiates at the rate of 5.67 watt per centimeter square given sigma equals to 5.67 into 10 to the power minus 8 watt per meter square per Kelvin की पावर 4। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है और रेडिएट कर रही है किस रेट से 5.767 watt per centimeter square। That means radiation energy E is given how much 5.67 watt per centimeter square it is given to you। उसके बाद आपको क्या गिवन है सिग्मा। सिग्मा क्या है बेटा कोई बताएगा मुझे व्हाट इज सिग्मा। कल बताया था मैंने अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो व्हाट इज सिग्मा। भूल गए आप लोग। सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट एंड दिस इज इक्वल्स टू आपको गिवन है सिग्मा की वैल्यू। इसीलिए मैंने आपको कहा था याद रखने की जरूरत नहीं है आपको वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होती है वैल्यू सारी 5.67 इंटू 10 टू दावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू दावर 4। अब आपको निकालना क्या है कैलकुलेट द टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है जिसपे कि कोई बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी इतना रेडिएट करे रेडिएशन इस रेट के साथ करे। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दो चीजें गिवन है ई गिवन है सिग्मा गिवन है विच लॉ यू विल यूज हियर। विच लॉ यू विल बी यूजिंग हियर। एक तो इस सिग्मा से आपको आइडिया आ जाना चाहिए स्टीफन कांस्टेंट गिवन है तो डेफिनेटली फ्रॉम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आप यूज करोगे यहाँ पर क्योंकि आपको एनर्जी रेडिएशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो ई होता है वो टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये पढ़ा था आपने ई प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर 4 यही स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ था। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो ई इक्वल्स टू सिग्मा टी टू दी पावर 4। यही आपको निकालना है यही टेम्परेचर आपको निकालना है फ्रॉम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ई इक्वल्स टू सिग्मा टी टू दी पावर 4 और आपको निकालना है टी तो टी टू दी पावर 4 इक्वल्स टू ई अपॉन सिग्मा। अब आप मुझे बताओ क्या आप ई की वैल्यू क्या पुट करोगे और सिग्मा की वैल्यू क्या पुट करोगे। व्हाट विल बी द ई। ई आपको गिवन है कितना 5.67 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जो सिग्मा गिवन है 5.67 इंटू 10 टू दावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर में है। तो इसको भी आप क्या कर दो इस ई को भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो वॉट पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो कैसे होगा कौन बताएगा मुझे क्या आएगा ये वॉट पर मीटर स्क्वायर में ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा। ठीक है तो सिंपल सा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई इन वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको ई की वैल्यू वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है तो वॉट पर मीटर स्क्वायर में ई की वैल्यू क्या आएगी। नहीं कर पाओगे क्या इसको। स्ट्रेंज। अब बताओ चलो मैंने ये लिखा है मुझे ये बताओ ये सही लिखा है या गलत लिखा है। पारुल है बेटा पारुल। ये समझ में आया किया क्या मैंने वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको कन्वर्ट कर दिया वॉट पर मीटर स्क्वायर में क्योंकि जो आपको सिग्मा गिवन है वॉट पर मीटर स्क्वायर के टू द पावर 4 में गिवन है। तो 5.76
वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 10⁻⁻4 ऊपर चला जाएगा तो 5.67 इंटू 10⁻4 बन जाएगा। अब आप ई की इस वैल्यू को पुट करो यहाँ पे, अगर आपको टी की पावर 4 निकालना है तो 5.67 इंटू 10⁻4 अपॉन सिग्मा की वैल्यू कितनी है ये आपको गिवन है, 5.67 इंटू 10⁻⁻8। 5.67 से 5.67 कैंसिल हो जाएगा और आपके बचेगा 10⁻12। तो क्या आ गया, टी की पावर 4 इक्वल्स टू 10⁻12, और टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10⁻12 होल टू द पावर 1/4, दैट इज 10⁻3 और 1000 Kelvin answer. So this will be the temperature. ये समझ आया या नहीं? मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और ये भी बिल्कुल सिंपल इसी फॉर्मूले पे है जो हमने किया है। अ स्फेरिकल ब्लैक बॉडी with a radius of 12 centimeter radiates 450 watt power at 500 Kelvin. If the radius were halved and the temperature be doubled, then what would be the power radiated in watt? एक स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है। इस बार ब्लैक बॉडी का शेप कैसा है, स्फेरिकल शेप है, ठीक है, और उसकी रेडियस किसके क्या है उस स्फीयर की, 12 सेंटीमीटर। अब आपको बोला हुआ है कि ये रेडिएट कर रही है एनर्जी कितना, 450 वॉट पर यूनिट टाइम, 450 वॉट, कितने टेम्परेचर पे, 500 केल्विन टेम्परेचर पे। इट इज रेडिएटिंग द एनर्जी, द बॉडी विच इज इन स्फेरिकल शेप, वो 12 सेंटीमीटर की इस रेडियस का स्फेरिकल बॉडी है कोई, वो 450 वॉट पावर को रेडिएट कर रहा है एट 500 केल्विन। अब क्या बोला हुआ है, इफ जो ये बॉडी है इसकी रेडियस को मैं हाफ कर दूं और टेम्परेचर को डबल कर दूं, देन व्हाट वुड बी द पावर रेडिएटेड इन वॉट। अगर टेम्परे जो बॉडी है उसका जो रेडियस है उसको आधी कर दूं और जो टेम्परेचर 500 केल्विन था उसको डबल कर दूं, तो आपका जो पावर रेडिएशन होगा उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा, ये आपको निकालना है। तो देखो फिर से पावर रेडिएशन दिया हुआ है आपको कि इतनी पावर रेडिएट हो रही है, एनर्जी रेडिएट हो रही है, मतलब विच लॉ यू विल यूज अगेन, किस में निकालते हैं हम एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, अगेन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ई प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 और ई इक्वल्स टू सिग्मा टी टू द पावर 4। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना जो ये एनर्जी है पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट एरिया, एक पर यूनिट एरिया की अगर मैं बात करूं तो इतनी एनर्जी रेडिएट होती है, लेकिन आपने तो पूरी बॉडी की बात कर रहा हूं तो पूरी बॉडी होगी, तो अगर एक यूनिट एरिया से इतनी एनर्जी हो रही है रेडिएट, तो टोटल एरिया से कितनी होगी, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ई को मैं लिख सकता हूँ ए सिग्मा टी टू द पावर 4। सो दिस इज द टोटल एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द बॉडी, टोटल एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम होल बॉडी, टोटल बॉडी से जितना भी उसका एरिया है उस सब से, और जो ऊपर वाला है वो किसके लिए लिखा रहता है, पर यूनिट एरिया। अगर मैं सिर्फ पर सिंगल यूनिट एरिया से निकालूं तो सिग्मा ए टी टू द पावर 4 बन जाता है फॉर्मूला। सो हम इसको यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको स्फेरिकल बॉडी गिवन है और उसका आपको एरिया निकालना है। तो इस देखो ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई कैन बी रिटर्न एज, एक अगर स्पीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका ए, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी टू द पावर 4, ये ए को मैंने लिख दिया सिग्मा टी टू द पावर 4 ऐसे रखा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन में गिवन है कि अगर रेडियस को हाफ कर दूं और टेम्परेचर को डबल कर दूं, तो करो इसमें 4 पाई आर/2 टू द पावर 4 सिग्मा 2 टी, टेम्परेचर डबल किया 2 टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो आपके पास क्या बचेगा, फिर से बचेगा आपके पास पाई आर स्क्वायर
ये हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर, ये आप इसको सॉल्व करोगे तो फोर फोर पाई आर स्क्वायर इंटू 4 pi r² सिग्मा इंटू 4, क्योंकि 2 to the power 4 क्या हो जाएगा आपका 16, तो ये 4 एक्स्ट्रा बाहर लिख सकता हूँ। जस्ट ट्राई इट, सॉल्व इट, आपको यही मिलेगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ अगेन, दिस टर्म जो ये ब्रैकेट में है देखो, 4 pi r² सिग्मा और t⁴ भी आएगा साथ में, ये फिर से आपका ई बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई इंटू 4, तो ई डैश क्या आ जाएगा आपका ई इंटू 4, और 4 को 4 रखो, और ई इनिशियली कितना था आपको, ई इनिशियली गिवन है 450 वॉट, तो ई इन 4 इंटू 450, सो इट विल बिकम 1800 watt. So total energy radiated when the radius is reduced to half and temperature is doubled, तो आपकी जो एनर्जी होगी वो 450 से 4 टाइम्स हो जाएगी, 1800 वॉट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझना है कैसे, कुछ भी नहीं किया आपको, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर दोगे फॉर द टोटल एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द होल बॉडी। फिर आप क्या करोगे, ए होता है 4 pi r², आपको क्वेश्चन में गिवन है आर को हाफ कर दिया और टेम्परेचर को डबल कर दिया, वैल्यू पुट कर दो, तो जो नई एनर्जी आएगी वो इनिशियल एनर्जी के 4 टाइम्स आ रही है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो जो इनिशियल एनर्जी गिवन है 450 को 4 से, सो यू विल गेट द आंसर 1800 वॉट। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मून इफ द वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू इट्स मैक्सिमम एनर्जी रेडिएटेड इज 14 माइक्रोमीटर और 14 माइक्रोन, 10 14 माइक्रोन और माइक्रोमीटर बोथ आर सेम थिंग। तो आपको 14 माइक्रोन गिवन है लैम्डा, जिसपे की एनर्जी मैक्सिमम है, सो दैट मीन्स लैम्डा एम इज गिवन कितना 14 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर, दिस इज गिवन। आपको दूसरा चीज बी गिवन है, बी की वैल्यू बी इक्वल्स टू 2.884 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। मुझे एक चीज बताओ, कौन सा ये किस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, पहले तो आप क्वेश्चन देख के बताओ। मैक्सिमम एनर्जी दी हुई है कि इस वेवलेंथ पे आपकी रेडिएट हो रही है, तो ये कौन सा लॉ आपको ये इंफॉर्मेशन देता है, एनर्जी रेडिएटेड एट मैक्सिमम विल बी एट विच वेवलेंथ, ये कौन सा लॉ आपको इंफॉर्मेशन देता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अगर आपको याद हो, कल बताया था मैंने आपको इसलिए कह दिया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसके न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। तो फ्रॉम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है आपका, वो ये था कि जो मैक्सिमम एनर्जी जिस रेडिएशन पे मिलेगी, जिस वेवलेंथ पे मिलेगी, लैम्डा एम पे मिल रही है सपोज, तो मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है लैम्डा एम, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, लैम्डा एम इक्वल्स टू बी ओवर टी, वेयर बी इज कांस्टेंट, जिसको आप वीन्स कांस्टेंट भी बोलते हो। तो यहाँ से निकाल दो, अब आपको टेम्परेचर ही तो निकालना है, लैम्डा एम गिवन है, बी गिवन है, तो टी की वैल्यू पुट टी निकाल दो, तो टी क्या बन जाएगा आपका, टी विल बिकम बी अपॉन लैम्डा एम। तो बी की वैल्यू क्या है 2.884 इंटू 10⁻³ अपॉन लैम्डा एम की वैल्यू क्या है 14 इंटू 10⁻⁻⁶। और इसको सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर, सॉल्व इट। अब मैं नाम लेके पूछूंगा कि ये सॉल्यूशन करके कितना आ रहा है, इसको करो सॉल्व जरा। आया किसी का इतना, बताओ।
206 केल्विन। 14 से तो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है ना, 14 के टेबल में आ रहा है 14 2 जा 28 0468, तो 0.206 इंटू 10⁻³ दैट इज 206 केल्विन आंसर। तो बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको ये पता करना है कि किस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी रेडिएटेड बता रखा है कि इतनी वेवलेंथ पे होता है, तो मतलब वो वेवलेंथ गिवन है जिसमें मैक्सिमम एनर्जी रेडिएटेड होता है, तो लैम्डा एम गिवन है, साथ में आपको कांस्टेंट बी भी गिवन है। तो आपको पता है ये विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ का क्वेश्चन है, सो यू हैव टू अप्लाई दिस विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने अभी आपको बताया इस वाले इक्वेशन से, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन इसमें अगला क्वेश्चन है, देखो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल्स टू बी लिख सकता हूं मैं यहाँ से, और ये बी क्या है, कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इस बी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये बी की वैल्यू यही रहती है हमेशा ये। तो लैम्डा एम डॉट टी इक्वल्स टू कांस्टेंट है ये बी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन है आपका। अगर ये हो गया तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो द स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सन टेम्परेचर 6050 K इज मैक्सिमम एट 47530 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम है बेटा, ठीक है एंगस्ट्रॉम, मतलब इतनी वेवलेंथ 4753 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ पे आपको एनर्जी मैक्सिमम मिल रही है। तो इसका मतलब ये लैम्डा एम है, और ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम, सन के लिए, और टेम्परेचर कितना है टी 6050, तो लैम्डा एम कितना गिवन है 4753, इस पे आपको मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है, इसलिए ये लैम्डा एम। सब साथ में टेम्परेचर टी भी गिवन है आपको कि कितना है 6050 केल्विन, इसको इतना ही रहने दो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ स्टार फॉर विच दिस इज मैक्सिमम एट 9506, तो लैम्डा एम स्टार के लिए भी गिवन है, उसको मैं लैम्डा डैश लिख देता हूँ, दिस वाज फॉर सन और ये है फॉर स्टार। स्टार के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है वो कितने पे मिल रही है, 9506 एंगस्ट्रॉम पे, 9506 एंगस्ट्रॉम है बेटा, ए जीरो पर है, ठीक है 9506 एंगस्ट्रॉम पे। और आपको ये बताना है कि टेम्परेचर क्या होगा स्टार का, टी डैश निकालना है आपको। तो क्वेश्चन समझ आया। सन की जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल जब हम बनाते हैं उसका एनर्जी का, तो मैक्सिमम एनर्जी इतनी वेवलेंथ पे मिल रही है और टेम्परेचर है 6050 के, और दूसरे स्टार के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है वो 950 एंगस्ट्रॉम पे मिल रही है, तो आपको टेम्परेचर बताना है उस स्टार पे। ठीक है, तो आपको पता है लैम्डा एम इंटू टी दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, अभी मैंने आपको बताया था कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको पता है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि लैम्डा एम डॉट टी इज कांस्टेंट, तो आप क्या ये लिख सकते हो, लैम्डा एम डॉट टी विल बी इक्वल्स टू लैम्डा एम डैश टी डैश, मतलब कितने भी लैम्डा एम और टी ले लो उनके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई जो आएगा वो हर बार सेम होगा, भले लैम्डा एम अगर डिक्रीज हो रहा है तो टी इंक्रीज हो रहा होगा। ये बात तो समझ सकते हो ना आप, यहाँ से ये कैसे लिखा मैंने। यस सर। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, टी डैश निकालना है, तो टी डैश के लिए फॉर्मूला लिख दो, टी डैश विल बिकम लैम्डा एम डॉट टी अपॉन लैम्डा एम डैश, और वैल्यू पुट करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है, पुट ऑल द वैल्यूज। मैं इस बार मीटर में चेंज नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर नीचे आ जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो एक ही बात हो जाएगी। 4753 इंटू 6050 अपॉन 9506, क्योंकि अगर आप इसको मीटर में करोगे तो 10⁻−10, यहाँ भी 10⁻−10 और कैंसिल हो जाएंगे दोनों। मुझे बताओ कैलकुलेशन करके इसकी कितनी आ रही है, 1 मिनट का टाइम आपके पास, कैलकुलेट करो। 3025। यस 3025 केल्विन, सो आंसर इज 3025 केल्विन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ गया, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करने। यस सर। ठीक है, तो इन पे हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, जो ये हमने कल लॉ पढ़े थे, न्यूटन्स लॉ, ये आपका विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो गया, इसी तरह से एक दो लॉ और हैं, उन पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको ट्राई करने हैं, और अगर नहीं होते हैं आपसे तो आप मुझे पूछोगे। हाँ बोलो बेटा, बोलो चिराग। 3025 आ रहा है, 3025, यस बेटा यही आ रहा है 3025 केल्विन, वेरी गुड, बिल्कुल सही है 3025 केल्विन।
ठीक है? ओके, अब मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आता हूँ ज़रा, जो हमने इससे पहले और टॉपिक भी पढ़े हैं इस चैप्टर में। देखो, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ये आपको खुद करना है और मुझे आंसर बताओ, फिर लास्ट में मैं करूँगा। क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर द फ़ारेनहाइट स्केल रीडिंग इज़ डबल ऑफ सेल्सियस स्केल रीडिंग? सिंपल सा क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में अब आता है कई बार 1 या 2 नंबर में, होम एग्ज़ाम में। वो आपके कॉम्पिटिटिव में नहीं आएगा, बट ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार। ज़रा सोचो और करो। मैं आपको रिलेशन भी बता देता हूँ कि आपको ये पता है, ये रिलेशन तो आपको पता है, टी सी माइनस 0/100 दिस इज इक्वल्स टू टी एफ माइनस 32/180। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। अब आप इसको सॉल्व करो कि किस स्केल पे जो फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग होगी वो सेल्सियस स्केल की डबल होगी। दैट मीन्स आपको ये बताना है कि टी एफ इक्वल्स टू 2 TC कब होगा, ये आपको निकालना है। सिंपल। सर बोलो बेटा। यस। सर -12 माइनस -12 डिग्री फ़ारेनहाइट। नहीं बेटा, नहीं, गलत कर दिया आपने, कुछ मिस्टेक कर दिया। देखो जरा ढंग से, एक बार देख लो। देखो मैं क्या करते जा रहा हूँ, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो, और टी एफ कैन बी रिटर्न एज सर -12.307। -12.307। नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। देखो देखो मैं कर रहा हूँ, देखो आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, यहाँ से बताओ मुझे। डबल है, देखो कौन डबल है, फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग डबल है, टीसी इक्वल्स टीएफ जो है 2 TC है। कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे तक समझ आया जो मैंने बॉक्स में लिखा है, ये कैसा आया? यहाँ से ये, उसके बाद ये। नहीं आया यस तो मैं सर। बताता हूँ। यस सर। आ गया ना? अब आपको टीएफ की जगह 2 TC रख दो, हो तो क्या, फिर क्वेश्चन बचा ही क्या है, 2 TC इक्वल्स टू 9/5 TC प्लस 32। व्हाट विल बी टीसी हियर? अगर आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो और मुझे टीसी की वैल्यू बताओ। टीसी विल बी, करो सॉल्व। तो मुझे ही करना पड़ेगा। सर 160। 160, वेरी गुड। टीसी विल बिकम 160 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड। सर तो हाँ बोल। 320। यस, केल्विन में 320, वेरी गुड। टीएफ विल बी 320 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में कितना होगा? 120, 160। 160। हाँ। यस, 150। 160 बेटा। ठीक है, आगे सबको ये क्वेश्चन कैसे करना है? यस सर। ठीक है, गुड। अगर ये हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो, अब इसके बाद में अगला टाइप का क्वेश्चन करना, जो हमने पढ़ा था एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन किए थे हमने, लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उससे भी करा देता हूँ मैं आपको। देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। थोड़ा सा आपको सोचना है क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर आपने एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ ली तो बहुत आसान बन जाएगा। देखो, ऑन हीटिंग अ ग्लास ब्लॉक of 10,000 centimeter cube from 25 degrees centigrade to 40 degrees centigrade, its volume increases by 4 centimeter cube. Calculate the coefficient of linear expansion of glass. Coefficient of linear expansion क्या होता है बेटा, किससे डिनोट करते हैं हम? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन किसी को याद नहीं है? आपने ये पढ़े थे, अल्फा, बीटा। सर AL = AB/3। यस, पहले इनमें से लीनियर कोफिशिएंट, लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट कौन है, अल्फा, बीटा या गामा? यस सर। कौन सा है, अल्फा है, बीटा है या गामा है? विच वन इज द लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट? लीनियर है बेटा तो अल्फा है, सुपरफिशियल होगा तो बीटा, वो क्यूबिक है तो गामा। तो आपको लीनियर एक्स, हाँ, अल्फा निकालना है आपको।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या गिवन है आपको, आपको इनिशियल वॉल्यूम V गिवन है कितना, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, ये गिवन है। दूसरा आपको डेल्टा टी गिवन है, मतलब टी टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, 40 माइनस 25 दिस इज इक्वल्स टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एक आपके पास ग्लास ब्लॉक था, उसका टेम्परेचर आपने 25 से इंक्रीज करके 40 कर दिया, तो डेल्टा टी कितना चेंज हुआ, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल वॉल्यूम भी आपको गिवन है, और आपको क्या बोला गया है कि टोटल इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है कितने से, 4 सेंटीमीटर क्यूब से। तो ये 4 क्या है, डेल्टा वी है, चेंज इन वॉल्यूम इतना ही है, दिस इज 4 सेंटीमीटर क्यूब। यस और नो, यहाँ पे तक समझ आया या नहीं, यस सर। यहाँ पे तक समझ आ गया। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, आपको वॉल्यूम में चेंज गिवन है, टेम्परेचर में चेंज है, आप यहाँ से गामा निकाल सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद है ये वाला, जैसे अल्फा का फॉर्मूला था डेल्टा एल ओवर एल इंटू डेल्टा टी, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो एल का, अल्फा का लीनियर कोफिशिएंट का, तो वैसे ही गामा जो आपका क्यूबिक कोफिशिएंट है उसका रिलेशन क्या होता है, डेल्टा वी ओवर वी इंटू डेल्टा टी। आपको रिकॉल करनी पड़ेंगी चीज़ें, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो गामा इक्वल्स टू, ये हमने प्रूफ भी किया था अगर आपको याद हो, गामा के लिए हमने प्रूफ किया था। तो गामा निकालो कितना आ जाएगा यहाँ से, डेल्टा वी 10,000 अपॉन, सॉरी गलत लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा वी इज 4 अपॉन 10, वी क्या है, वी है आपका 10,000, वी इज 10,000, 10 टू द पावर 10,000 मीन्स, पेन क्यों नहीं चल रहा है, 10 टू द पावर 4, दिस इज 10 टू द पावर 4 बेटा, ठीक है ध्यान रखना। 10 वी 10 टू द पावर 4, डेल्टा वी 4 हो गया, और डेल्टा टी आपको गिवन है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ मुझे अब इसका आंसर कितना आएगा, इसको सॉल्व करो, बताओ वैल्यू क्या आ रही है, गामा की वैल्यू 4 इन अपॉन 10 टू द पावर 4 इंटू 15। मैंने सॉल्व करके रखी हुई है, और आप मुझे सॉल्व करके बताओ क्या ये आ रही है या नहीं, हो सकता है मैंने गलत किया हो। देखो 4/15 करोगे तो ऐसे ही कुछ आएगा, 15 टू जा 30, 10 बचेगा, 15 6 या 90, अगेन 10 बचेगा, फिर 6 टाइम्स जाता रहेगा, 10 टू द पावर 4 माइनस ऊपर चला जाएगा, डेसिमल के 2 प्लेस में उधर लिखे गया, तो 26.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिग्री सेंटीग्रेड, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गामा। बट निकालना आपको अल्फा है, आपको गामा मिल चुका है, कैसे निकलेगा गामा से अल्फा, कोई बता सकता है। अगर किसी को ये रिलेशन पता है कि गामा से मैं अल्फा कैसे निकालूं, तो दैट मीन्स उसने पढ़ी है ये चीज़ें। मैंने आपको टास्क भी दिया था, होम टास्क, कि अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इक्वल्स टू आता है 1:2:3, बिकॉज हमने अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा प्रूफ किया था, और अल्फा इक्वल्स टू 3 गामा, अगर आपको याद हो, आपने ही खुद प्रूफ किया था अल्फा इक्वल्स टू 3 गामा। मैंने अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा आपको होम टास्क दिया था और ये क्लास में कराया था। तो अगर गामा आप निकाल चुके हैं तो अल्फा कितना हो जाएगा, गामा उसका 3 टाइम्स। बेटा गामा निकाल चुके हो तो अल्फा कितना हो जाएगा, सर गामा का 3 टाइम्स। क्या मैं उल्टा लिख रहा हूँ रिलेशन, वेट 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 वेट, देखो फिर से देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा में जो रेशियो होता है 1:2:3, दैट मीन्स अल्फा रेशियो गामा, अगर अल्फा 1 है तो गामा 3 होगा, ये रेशियो है। तो गामा आप निकाल चुके हो इतना, कितना 26.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप 1/3 yes, इंटू गामा का वैल्यू, अल्फा विल बी गामा अपॉन 3, 1/3 इंटू गामा, तो आप पुट कर दो 26.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 3, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 8, 3 8 जा 24 पॉइंट लगेगा, और फिर 2 टाइम्स आएगा, तो 3 8 जा 24 8.89 यस इंटू 10 टू द 10 to पावर the माइनस power 6 माइनस minus 6, 6। हाँ
और इसकी जो यूनिट होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो। दीज आर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा और क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा। ठीक है, अगर आपको यहाँ से बीटा भी निकालना होता तो बीटा जो होता गामा अपॉन 2 हो जाता है, हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये चीजें क्या करनी है, सॉल्व करनी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। और वो क्वेश्चन है आपका, एक तरह से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स उस क्वेश्चन में लगेंगे। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं कौन कर पाता है आप में से इस क्वेश्चन को। पहले समझना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक बार लैंग्वेज समझनी है। उसके बाद उस क्वेश्चन को आपने तरीके से सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मिलेंगे। देखो, अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे, तो क्वेश्चन है when 0.15 kg of ice at 0 degree centigrade is mixed with 0.3 kg of water at 50 degree centigrade in container, the resulting temperature is 6.7 degree centigrade. Calculate the latent heat of melting ice. Calculate the latent heat of melting ice. उसको latent heat of fusion भी बोलते हैं। तो LF आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? आपके पास 0.15 kg आइस है और 0.30 kg वाटर है, आप दोनों को मिक्स कर रहे हो। मिक्स करने के बाद उनका रिजल्टिंग टेम्परेचर कितना हो जाता है, 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको जो मेल्टिंग आइस है उसकी क्या निकालनी है, हीट निकालनी है, कैलकुलेटेंट हीट निकालनी है। मेल्टिंग ऑफ आइस की लेटेंट हीट, या एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एल एफ। ठीक है, क्वेश्चन समझ आए पहले सबको, हाँ या ना बोलो। यस सर आया। ठीक है, अब आपको एक चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो। क्या आपको मैंने ये बताया था, हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन? ये कुछ याद आ रहा है? ऐसा एक चीज मैंने आपको यस बताई सर थी, आ रहा है। और मैंने आपको बोला था कि ये है तो बहुत सिंपल सी बात, लेकिन इस वाले फॉर्मूले से आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, अगर आपको याद हो। हीट लॉस्ट बाय हॉटर बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्डर बॉडी। मतलब जो हॉट बॉडी होगी दैट विल लूज द हीट, और जो कोल्ड बॉडी होगी वो गेन करेगी हीट को। तो दोनों इक्वल होने चाहिए, जितना गेन हुआ उतना ही लॉस होना चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ठंडी चीज कौन है, मतलब कोल्डर बॉडी कौन है, आइस है। और गर्म चीज क्या है, यहाँ पे वाटर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ। तो आइस विल गेन द हीट एंड द वाटर विच इज एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल लूज द हीट, तभी तो टेम्परेचर 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा। तो जो आइस था वो 0.15 kg आइस था, वो 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के लिए हीट को गेन करेगा या लॉस करेगा? सर एक बार दोबारा बताओ। देखो, आइस है आपके पास 0.15 kg 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। और दूसरे केस में आपके पास वाटर है, ये है आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इन दोनों को मैंने मिला दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको मिला दिया। मिलाने पे जब ये इनका रिजल्टेंट देखा आपने, तो बाद में फाइनल में इनका टेम्परेचर 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया मिलाने के बाद। ना ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस रहेगी, ना ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ रहेगी। इनका रिजल्टिंग टेम्परेचर क्या हो गया, 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ थी वो भी 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बन चुकी है, और जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर था वो भी 6.7 सेंटीग्रेड का वाटर बन चुका है। मिक्सचर ऐसा हो चुका है कुल मिला के। तो क्वेश्चन ये है कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस थी वो हीट को लॉस करेगी या गेन करेगी? उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इट विल गेन द हीट, यस और नो? ओके सर आ गया। और आ गया। सिमिलरली जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा 6.7 सेंटीग्रेड से। तो ये जो है ये क्या करेगा, वाटर क्या, जो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है इट विल लॉस द हीट। तो यही आपको निकालना है, यहाँ कितनी हीट लॉस गेन हुई और यहाँ कितनी हीट लॉस हुई, दोनों को इक्वल रख देना है, आपका एल एफ निकल जाएगा। अब देखो, आपको ये फॉर्मूला पता है, Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी।
क्योंकि स्पेसिफिक हीट सी हमने रिलेट किया था क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, अगर आपको याद हो। स्पेसिफिक हीट सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां से मैं क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी लिख सकता हूं, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब हम प्रोसेस करेंगे। पहले तो हीट कितनी लॉस की आइस ने, देखो जो ये आइस है कितनी थी, 0.15 kg इतनी आइस थी। क्या ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इनिशियली है तो इनिशियली सॉलिड फॉर्म में है कि नहीं? क्योंकि आइस लिखा हुआ है तो इसका मतलब सॉलिड फॉर्म में है। तो सबसे पहले क्या होगा, आप हीट दोगे इसको तो क्या होगा, ये आइस मेल्ट होनी स्टार्ट होगी और सारी की सारी क्या बन जाएगी, लिक्विड। ये आइस मेल्ट होके सारी की सारी लिक्विड बन जाएगी। उस प्रोसेस के लिए भी आपको इसको हीट देनी पड़ेगी, है ना? तो वो हीट जब आप इसको प्रोवाइड करोगे आइस को, तो वो आइस सॉलिड से अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड बन जाएगी। बट उस ड्यूरेशन में इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। अगर आपको याद आ रहा हो लेटेंट हीट की डेफिनेशन, क्योंकि आइस को आप गर्म करोगे, हीट दोगे, तो वो हीट एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज, जो आपकी स्टेट है उसको चेंज करने में यूज होगी। तो कितनी एनर्जी यूज होगी, मतलब 0.5। देख, मैं यहाँ पे अब इसको क्वेश्चन को लिखना कैसा आपने एग्जाम में वो लिख लेता हूँ, अगर आपको ढंग से समझना है। देखो, और इस टाइप का और क्वेश्चन आपको खुद करने नहीं आएंगे तो मुझे पूछ लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ये। देखो अब कैसे आपको इसको लिखना है एग्जाम में। सबसे पहले तो हम लिखेंगे हीट, मतलब जो 0.5 kg की आपके पास आइस है उसको आपको 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनाना है, तो कितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो आइस है उसको मेल्ट करने में कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। सो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 0.15 kg ऑफ आइस इन वाटर, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही। तो Q इक्वल्स टू होता है एम एल, क्योंकि यहाँ पे स्टेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस के, तो एल एफ लिखेंगे हम इसको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Q इक्वल्स टू एम इंटू एल एफ, और यही आपको निकालना है। एम की वैल्यू आपको पता है, तो एम कितना हो गया, एम आपको गिवन है 0.15 इंटू एल एफ। ठीक है, सो दिस इज द हीट रिक्वायर्ड to melt 0.15 kg of ice in water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद क्या करेगा, अब आपका जो आइस है वो मेल्ट होकर वाटर बन चुका है। अब उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ा के 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो उसके लिए भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 0.15 kg water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके लिए Q इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एम सी डेल्टा टी। देखो अब क्या करोगे आप, इसको m की वैल्यू 0.15 अगेन, सी आपको गिवन है। हाँ बोलो बेटा। सर सर आंसर ये है 3.34 10 टू द पावर 5 जूल किलोग्राम। 3.34 इंटू 10 टू द पावर 3, यस ठीक है, जूल पर केजी। गुड। देखो बाकी बच्चे देख लो, m की वैल्यू पुट कर दी 0.15, सी आपको गिवन है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये 4 पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है 4.186 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू डेल्टा टी, चेंज इन वाटर, वो टेम्परेचर 0 डिग्री पे था, उसको बढ़ा के 6.7 किया, तो 6.7 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 6.7। इसको सॉल्व करो तो यू विल गेट 4206.93। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस वैल्यू को, इसको मल्टीप्लाई करके यू विल गेट दिस मच वैल्यू। अब आपने हीट सबसे पहले जो आइस था उसको मेल्ट किया, उसको मेल्ट करने के बाद उसका टेम्परेचर 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर भी तो डाउन होकर 6.7 पे आ रहा है, तो उस केस में कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, हीट
required to heat required to lower the temperature of कितना केजी वाटर था 0.3 केजी वाटर at 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 0.3 केजी वाटर जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे था उसका टेम्परेचर 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने में जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी क्यू दिस विल बी इक्वल टू अगेन एम सी डेल्टा टी एम कितना है 0.30 सी कितना है 0.30 सी कितना है आपको क्वेश्चन में 4.186 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा 50 से 6.7 लेना रहे तो 50 माइनस 6.7 ये कितना हो जाता है कितना हो जाता है बेटा 50 माइनस 6.7 43.3 ठीक है इसको मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 54376.14 जूल ठीक है बस अगर ये कर दिया आपने तो आंसर आ गया अब देखो हीट लॉस किसने की थी जो गर्म पानी था 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसने कितनी हीट की जरूरत पड़ी उसको इतनी और जो आइस था उसको 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने के लिए कितनी हीट इतनी प्लस इतनी ये तो सिर्फ मेल्ट करने के लिए जरूरत पड़ी थी उसके बाद इतनी और जरूरत पड़ी तो यूजिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन तो आइस कोल्ड जो था आपका ये 0.15 एल एफ प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी आई थी 4206.93 दिस शुड बी इक्वल टू द हीट लॉस्ट बाय द बॉडी हॉटर बॉडी ये कितना है 54376.14 देखो जो आरएचएस में है वो क्या है जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3.30 केजी वाटर था उसने इतनी हीट की रिक्वायरमेंट हुई उसको 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में और जो एलएचएस में है ये क्या है ये इतनी आइस को 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने के लिए हीट की जरूरत पड़ी तो ये दोनों हीट क्या होनी चाहिए इक्वल तो यहाँ से आप एल एफ निकाल दोगे तो एल एफ की जो वैल्यू आएगी आप सॉल्व करोगे यू विल गेट एल एफ इक्वल्स टू 3.34 इंटू 10 टू दी पावर 3 जूल पर केजी क्वेश्चन का आपको पैटर्न समझ आया कि क्या करना है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो काफी आते हैं ठीक है एक क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि ऐसा दे देगा वो कि आपके पास दो कंटेनर है एक कंटेनर में आपने 500 ग्राम वाटर रखा हुआ है वो है आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूसरे कंटेनर में आपने दूसरा वाटर रखा हुआ है जो कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे है वो भी 500 ग्राम का है दोनों को मिक्स किया आपने तो जो रिजल्टेंट टेम्परेचर बनेगा वो कितना होगा फाइनल रिजल्टेंट टेम्परेचर क्या होगा उस मिक्सचर का ऐसे क्वेश्चन आएंगे उस पर भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है आपको स्पेसिफिक हीट गिवन होगी तो आपको रिजल्टेंट फॉर्मूला के लिए आपको सेम ऐसी चीजें करनी है ठीक है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे यस और नो अगर ऐसा क्वेश्चन आया फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा आज कर लोगे बेटा सब लोग ट्राई करेंगे ट्राई कर लेंगे ठीक है तो मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा कुछ क्वेश्चंस की वो आपको ट्राई करने हैं नहीं होंगे तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ठीक है तो इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है आपका और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे बता देना मैं नेक्स्ट क्लास में वो भी करा दूंगा और अगली क्लास जो हम लेंगे कल तो छुट्टी है रिपब्लिक डे तो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यू चैप्टर जो होगा आपका थर्मोडाइनमिक्स ठीक है